नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हिंदी में तो प्रश्नावली बोलते हैं और अंग्रेजी भाषा में उसे क्वेश्चनियर बोला जाता है। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी, उसमें हम शेड्यूल अर्थात अनुसूची के बारे में चर्चा कर चुके हैं। चाहे मैं शेड्यूल की चर्चा करूं, चाहे मैं क्वेश्चनियर की चर्चा करूं, या मैं ऑब्जर्वेशन की चर्चा करूं, या फिर मैं इंटरव्यू की चर्चा करूं, ये सारे के सारे प्राथमिक आंकड़े संकलन की विधि मानी जाती है। मतलब इनसे जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं, वो सारे के सारे आंकड़े क्या होते हैं? प्राथमिक होते हैं। व्हाट इज प्राइमरी? सत्य, प्राथमिक और द्वितीयक वो आंकड़े होते हैं, ऐसे आंकड़े जिनको कोई अनुसंधानकर्ता पहली बार अपने प्रयास से इकट्ठा करता है, वो प्राथमिक होते हैं। और ऐसे आंकड़े जो ऑलरेडी किसी ने इकट्ठा कर रखे हैं, वो सेकेंडरी यानी द्वितीयक होते हैं। ये मेरे पास किताब रखी हुई है, ये साथियों द्वितीयक है। जिसके बाद में और भी किताबें रखी हुई हैं, ये द्वितीयक हैं। हमारे घर में जो भी अखबार आते हैं, वो सारे के सारे द्वितीयक हैं। हम जो भी न्यूज़ देखते हैं, चाहे आप राजस्थान तक टेलीविज़न चैनल पे देखो, या फिर आप आज तक देखो, या न्यूज़ इंडिया देखो, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो साथियों सेकेंडरी होती है। हमारे लिए तो वो सेकेंडरी होती हैं, लेकिन उनके लिए प्राइमरी होती हैं, जो पहली बार उन इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। मतलब इनमें जो मूल अंतर है, मूल अंतर यही है, जैसे ये मोबाइल फ़ोन हो गया। अब ये मोबाइल फ़ोन मेरे लिए द्वितीयक है, क्योंकि मैं मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक नहीं हूँ। जिसने ये मोबाइल फ़ोन बनाया था, उसके लिए तो ये प्राइमरी था। लेकिन उसके प्राइमरी को जब मैं अपने काम में ले रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? सेकेंडरी यानी द्वितीयक हो जाएगा। ये आपको पानी का बोतल दिखाई दे रहा है, ये साथियों मेरे लिए सेकेंडरी है, क्योंकि मैंने इस बोतल का निर्माण नहीं किया है। लेकिन इस बोतल में जो पानी भरा हुआ है, वो मेरे लिए क्या है? प्राइमरी है, क्योंकि यह पानी मैंने स्वयं ने निकाला है। स्वयं के निकालने से मतलब यह है कि मेरे ट्यूबवेल की उपज है ये पानी। मुद्दे पर आओ, और मुद्दा ये है, ऐसे कोई भी सोर्सेज जिनसे हम पहली बार कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाती है? प्राइमरी कहलाती है। अब जैसे गांधी जी की चर्चा करते हैं, गांधी जी इस दुनिया में नहीं रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की चर्चा करते हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। सरदार पटेल साहब की चर्चा करते हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये तो है नहीं कि उनके बारे में हम उनसे पूछकर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर वो जीवित होते तो ऐसा संभव था। लेकिन किसी न किसी ने तो बोस जी के बारे में, पटेल जी के बारे में, गांधी जी के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। अब उनकी लिखी हुई बातों को जब हम अपने अनुसंधान में काम में लेते हैं, तो वो साथियों क्या कहलाते हैं? द्वितीयक यानी सेकेंडरी। अगर गांधी जी जिंदा होते और गांधी जी के बारे में हम स्वयं कलेक्ट करते, उनसे पूछकर कि गांधी जी आपको क्या पसंद है, वो आंकड़े क्या हो जाते? प्राथमिक हो जाते। ठीक है ना? ऐसे सूचनाएं जिनका पहली बार कोई अनुसंधान करता स्वयं के प्रयासों से निर्माण करता है, वो प्राथमिक कहलाती हैं। और ऐसी सूचनाएं जो ऑलरेडी किसी और ने संकलित कर रखी हैं, जब उन्हें हम अपने अनुसंधान में काम में लेते हैं, तो साथियों वो क्या कहलाती है? द्वितीयक यानी सेकेंडरी। साक्षात्कार क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप साक्षात्कार कहलाता है। जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, ठीक है, हमारे बारे में वो लोग पूछते हैं, तो वो प्रत्यक्ष पूछ रहे होते हैं। किसी दूसरे स्रोत के माध्यम से उन्होंने हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं की है, बल्कि हमसे पूछकर करी है। तो हमारा इंटरव्यू भी क्या हो जाएगा? प्राथमिक। प्रत्येक इंटरव्यू है वो क्या हो जाता है? प्राथमिक। उसी तरीके से मैंने कहा ऑब्जर्वेशन, जिसको अवलोकन बोला जाता है।
ऑब्जर्वेशन जिसमें हम अपनी आंखों का प्रयोग करते हैं, कानों का प्रयोग करते हैं, स्वयं जो घटनाएं घटित हो रही हैं हम देखेंगे, तो वो पहली बार मतलब हम उनको खुद देख रहे हैं, खुद देख के आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो भी आपके क्या कहलाएंगे? प्राथमिक कहलाएंगे। ठीक है, साक्षात्कार प्राथमिक होता है, अवलोकन है वो प्राथमिक होता है, क्वेश्चनियर है वो भी प्राथमिक होता है, और जो शेड्यूल होता है वो भी प्राथमिक होता है। बारीकियों को समझना सीखो, छोटी छोटी बारीकियां आपके बहुत काम आएगी, और इन्हीं बारीकियों को समझते हुए आप एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। ठीक है, रटी रटाई बातें किताबी लैंग्वेज में कुछ नहीं रखा, किताबों में तो पता नहीं दुनिया भर की बातें हैं, है ना। अब देखो मुद्दे पे आ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चनियर यानी प्रश्नावली के बारे में। साथियों, अगर प्रश्नावली की चर्चा करते हैं तो ध्यान रखना तथ्य संकलन की प्राथमिक विधि है, क्योंकि इससे जो भी आंकड़े इकट्ठा होते हैं वो क्या होते हैं? प्राथमिक होते हैं। दूसरी चीज आप ये समझ जाना कि ऐसा क्षेत्र जो बहुत बड़ा हो, एक तो इसकी ये विशेषता हो जाती है, ऐसा एरिया जो बहुत ज्यादा विशाल होता है उसके लिए हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मुझे पूरे जयपुर शहर का अध्ययन करना है, ठीक है, और जयपुर शहर को हम 4 भागों में वर्गीकृत कर देते हैं। सबसे पहले उत्तरी जयपुर आ गया, फिर जिसके बाद में दक्षिणी जयपुर आ गया, ठीक है, और जिसके बाद में पूर्वी जयपुर आ गया, और जिसके बाद में पश्चिमी जयपुर आ गया। साथियों, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जयपुर की जो जनसंख्या है ना वो कई लाखों में है, 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या है जयपुर की, और उसका जो एरिया है जयपुर का वो भी बहुत ज्यादा विशाल है, इसीलिए हम फील्ड में जाकर आंकड़े इकट्ठा नहीं कर सकते। जैसे मेरे रिसर्च का टॉपिक कामकाजी महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ये मेरे रिसर्च का टॉपिक है, और मुझे जयपुर शहर का अध्ययन ही करना है, लेकिन मैं पूरे जयपुर शहर में साथियों फील्ड में जाकर अध्ययन नहीं कर सकता। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि उत्तरी जयपुर है वहां से 100 महिलाओं का सिलेक्शन कर लूंगा, ठीक है ना। जिसके बाद में जो पूर्वी जयपुर है वहां से भी मैं 100 महिलाओं का सिलेक्शन कर लूंगा, दक्षिणी जयपुर है वहां से भी 100 महिलाओं का सिलेक्शन कर लूंगा, और पश्चिमी जयपुर है, पश्चिमी जयपुर से भी मैं 100 महिलाओं का सिलेक्शन कर लूंगा। मेरे पास टोटल कितनी महिलाएं हो जाती हैं? 400 महिलाएं हो जाती हैं। मैं इन 400 महिलाओं के पास प्रश्नों की सूची भेजता हूं। कहां गया वो शेड्यूल, कहां गया? नया निकाल, दूसरा दे कोई हो तो। मैं इन 400 महिलाओं के पास प्रश्नों की सूची भेजता हूं, और ध्यान रखना कि ये जो प्रश्नावली होती है ना, प्रश्नावली भी अनुसूची की तरह क्या होती है? प्रश्नों की सूची होती है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने ये कोई प्रश्नावली बना ली, ठीक है, मैंने कोई प्रश्नों की सूची तैयार कर दी। अब मैं इस सूची को क्या करूंगा कि बाय पोस्ट, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, इसमें हाँ और ना वाले भी प्रश्न हैं, इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न भी हैं, और इसमें रिक्त स्थान वाले भी प्रश्न हैं। मैं इन प्रश्नों को बाय पोस्ट यानी डाक के द्वारा इन 400 महिलाओं के पास भेज दूंगा। इस चीज का विशेष ध्यान रहे कि बाय पोस्ट का मतलब केवल भारतीय डाक ही नहीं होती है, बाय पोस्ट का मतलब व्हाट्सएप भी हो सकता है, बाय पोस्ट का मतलब टेलीग्राम भी हो सकता है, बाय पोस्ट का मतलब ईमेल भी हो सकता है, और बाय पोस्ट का मतलब भारतीय डाक भी हो सकता है। मैंने प्रश्नों की ये पूरी की पूरी लिस्ट, मतलब मेरे टॉपिक से संबंधित प्रश्न बनाए, मैंने इन प्रश्नों की लिस्ट को इन 400 महिलाओं के पास भेजा, इन 400 महिलाओं ने भरकर मुझे भेजा, तो समय और धन की बचत हो गई ना। मुझे जो जानकारी चाहिए थी वो जानकारी भी मिल गई। उत्तरदाता, यहां पर रेस्पोंडेंट कौन थी? महिलाएं। मुझे रेस्पोंडेंट के पास भी जाना नहीं पड़ा, और उन्होंने जानकारी भी भेज दी। ऐसा तभी करते हैं जब एरिया बहुत बड़ा होता है। छोटे एरिया के लिए हम शेड्यूल यानी अनुसूची का प्रयोग करते हैं, बताया था पिछली क्लासेज में। अनुसूची जब एरिया छोटा है, छोटा एरिया है, तो डाक के भेजने की आवश्यकता ही नहीं है, खुद ही फील्ड में चले जाओ, अवलोकन करो, आमने सामने उत्तरदाता और रिसर्चर एक दूसरे के आमने सामने भी आएंगे, अच्छे से इंटरेक्ट भी होंगे। इसीलिए तो अनुसूची है ना,
उसको प्रश्नावली से बेहतर बताया गया है। ठीक है, यहां पर समझ में आ गया कि जब एरिया बहुत ज्यादा विशाल होता है तो विशाल एरिया में हम अनुसूची का प्रयोग नहीं करते हैं, हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगली विशेषता यह है कि साथियों ये जो आपका प्रश्नावली है ना, इसका प्रयोग तभी किया जाएगा जब उत्तरदाता हैं वो क्या होंगे, शिक्षित होंगे। अगर मान लेते हैं रेस्पोंडेंट शिक्षित है ही नहीं, मैंने इन 400 फीमेल्स का चुनाव तो कर लिया, लेकिन जब इनको लिखना नहीं आता, इनको पढ़ना नहीं आता, तो मेरी प्रश्नावली को ये कैसे फिल करके मुझे भेज सकती है? नहीं भेज सकती। इसलिए अगली विशेषता, अनुसूची तो शिक्षित और अशिक्षित दोनों उत्तरदाताओं के लिए काम में आती है, लेकिन प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। अगली विशेषता हो गई, जिसके बाद में इसकी एक और विशेषता निकल कर आती है कि प्रश्नावली होती है ना, क्वेश्चनियर होती है, इसको हम डाक के द्वारा यानी इसको हम पोस्ट के द्वारा भेजते हैं। अब पोस्ट का मतलब केवल भारतीय डाक ही नहीं होता साथियों, कई बार क्या होता है कि जो स्वयं अनुसंधान करता है ना, एक और विशेषता है कि कई बार स्वयं अनुसंधान करता भी रेस्पोंडेंट के पास जाकर ये जो क्वेश्चनियर है इसको वितरित कर देता है। कई बार जैसे उसने सिलेक्शन कर लिया रेस्पोंडेंट का, उत्तरदाताओं का सिलेक्शन कर लिया और बाई पोस्ट ना भेजकर वो क्या करेगा, स्वयं चला जाएगा और ये जो क्वेश्चनियर है ना सबको वितरित कर देगा। या फिर मान लेते हैं कि हम उत्तरी जयपुर की चर्चा करते हैं, उसका कोई काम है तो वो सोचेगा कि चलो लगे हाथ हम क्या करते हैं कि रेस्पोंडेंट है उनके पास क्वेश्चनियर भी दे के आ जाते हैं। तो इसमें ऐसा भी होता है, बाई पोस्ट ना भेजकर स्वयं वितरित भी कर लेता है, वितरित कर दिया, 10-5 दिन का समय दे दिया और फिर वापस खुद जाकर उनको कलेक्ट भी कर लेता है। यह भी इसमें प्रावधान है, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन यह है कि जब उत्तरदाता क्वेश्चनियर को भरता है तो जो रिसर्चर है ना वो उत्तरदाता के सामने नहीं रहता है, तो बाई पोस्ट भी भेजी जा सकती है और जिसके बाद में स्वयं भी रिसर्चर इसको वितरित कर सकता है। आ गया समझ में। जिसके बाद में अगली विशेषता है कि आंकड़े संकलन की यह अप्रत्यक्ष विधि होती है। प्राथमिक तो है, ध्यान रखना, आंकड़े संकलन की यह प्राथमिक विधि तो है, प्राथमिक विधि के साथ ही साथियों यह एक अप्रत्यक्ष विधि भी होती है। पता है अप्रत्यक्ष विधि इसलिए होती है कि जब रेस्पोंडेंट यानी उत्तरदाता प्रश्नावली को भर रहा होता है तो रिसर्चर उसके सामने नहीं होता है। और इसके जस्ट अपोजिट हमने शेड्यूल पढ़ी थी यानी अनुसूची पढ़ी थी, तो अनुसूची है ना वो प्रत्यक्ष विधि होती है और अनुसूची को स्वयं अनुसंधानकर्ता भरता है। यानी जब अनुसूची को भर रहा होता है तो अनुसंधानकर्ता प्रश्न है वो पढ़कर उसको सुना रहा होता है, उधर वो जवाब दे रहे होते हैं उत्तरदाता और वो स्वयं उनको फिल कर रहा होता है। तो इसकी अगली विशेषता यह है कि इससे आंकड़े इकट्ठे होते हैं, वो प्राथमिक भी होते हैं और आंकड़े इकट्ठा करने की साथियों यह अप्रत्यक्ष विधि होती है। आ गया समझ में। अब देखो साहब, इसके जो प्रकार है ना प्रश्नावली के, उन प्रकारों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले डेफिनेशन है, गौर फरमाना, प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए भेजी गई प्रश्नों की सूची। मैंने कहा ना कि उत्तर देने के लिए वो प्रश्न कोई भी हो सकते हैं। देखो अनुसूची में भी प्रश्न होते हैं और जो प्रश्नावली है उसमें भी प्रश्न होते हैं। अनुसूची को स्वयं रिसर्चर फील्ड में जाकर अपने हाथों से भरता है, जबकि प्रश्नावली वितरित की जाती है, बाई पोस्ट भेजी जाती है, उसको कौन भरता है, रेस्पोंडेंट यानी उत्तरदाता भरता है। तो यही बात कही है मिस्टर बोगार्ट्स ने एक डेफिनेशन और दी है, विवाह स्त्री पुरुषों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन टू मैन एंड वुमेन एंटरिंग इन फैमिली लाइफ। उत्तर देने के लिए भेजी गई प्रश्नों की सूची क्या है, प्रश्नावली। जिसके बाद में गुड्डेम हार्ट ने कहा है कि उत्तर प्राप्त करने का एक उपकरण है, ठीक है, और ना केवल ये उपकरण है जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है और जो प्रपत्र होता है उसे हम सहगामी पत्र बोलते हैं
और साथियों ध्यान रखना, प्रश्नावली को स्वयं उत्तरदाता भरता है। यह बात किसने कही है? मिस्टर गुड्डे एवं हार्ट ने। वहीं शिनपाओ यंग ने कहा है कि प्रश्नों की एक ऐसी अनुसूची होती है जिसे निदर्शन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक के द्वारा भेजा जाता है। कोई भी डेफिनेशन याद करो, कीवर्डों को पकड़ लेना। पता है इसमें एक विशेष कीवर्ड आया है, प्रपत्र का प्रयोग। ठीक है, इस डेफिनेशन में इस कीवर्ड को पकड़ लेना और जिसके बाद में इस डेफिनेशन में उत्तर देने के लिए भेजी गई सूची। ठीक है, इसकी बात कौन करता है? मिस्टर बोगार्ड्स करता है। और निदर्शन के रूप में चुने हुए व्यक्ति, इसकी बात कौन करता है? शिनपाओ यंग करता है। ठीक है, अब देखो मुद्दे पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन हो गई, इसकी अर्थ हो गई, इसकी विशेषता हो गई। अब हम क्या करते हैं कि जो प्रश्नावली के प्रकार है ना, उन प्रकारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्रश्नावली प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होती है। साथियों, प्रश्नावली का जो पहला प्रकार होता है उसे हम तथ्यात्मक प्रश्नावली के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी फैक्चुअल क्वेश्चनियर। ऐसी प्रश्नावली साथियों जिसको बनाने का उद्देश्य हमारा यह होता है कि किसी के बारे में हमें फैक्चुअल बातों का पता लगाना है, यानी कितनी आय हो सकती है, ठीक है ना, किसी धर्म को मानने वाले कितने लोग हो सकते हैं, ठीक है, या किस वर्ग के कितने लोग हैं, किस जाति के कितने लोग हैं। जब इन प्रकार के फैक्चुअल बातों का पता लगाना हो, या फिर मान लेते हैं कि किसी एरिया में शिक्षा का कितना स्तर है, या किसी एरिया में कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं, या किसी एरिया में कितने लोग हैं जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में लगे हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर आप यूं समझ लीजिए कि तथ्यात्मक क्वेश्चनियर होती है फैक्चुअल, उसका प्रयोग हमें आंकड़ों का पता लगाने के लिए करते हैं। उसमें जो प्रश्न होते हैं ना, वो इसी बेस पर बनाए जाते हैं ताकि आंकड़े निकलकर बाहर आ सके। तो पहला जो प्रकार होता है वो साथियों फैक्चुअल क्वेश्चनियर होती है। दूसरी होती है मत एवं मनोवृत्ति संबंधित प्रश्नावली। ठीक है, इसका जो अगला प्रकार होता है वो होता है मत एवं मनोवृत्ति संबंधित प्रश्नावली। आपको एक चीज बताऊं, मेरे सामने ये दो विद्यार्थी बैठे हुए हैं, इधर ये प्रमोद बैठा है, इधर ये प्रिया बैठी हुई है। इन दोनों का सम्मिलित रूप से ये रोना था कि सर हमें रिसर्च समझ में नहीं आता। ये इनका सम्मिलित रोना था। और आज पता है जब मैं इनसे पूछता हूं कि आपको सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा लगता है सोशियोलॉजी में, तो ये कहते हैं कि रिसर्च हमें सबसे अच्छा लगता है। इन्हें रिसर्च पता है समझ में कैसे आया? इन्होंने जो पढ़ने की शैली है वो चेंज करी है। इन्होंने रिसर्च को रटा नहीं है, इन्होंने रिसर्च को समझा है। अगर रिसर्च को समझा जाए ना, तो मैं तो यूं कहता हूं कि रिसर्च से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। और इस चीज का विशेष ध्यान रहे कि जिसे रिसर्च नहीं आता उसे कुछ नहीं आता। जिससे रिसर्च दुश्मन या जिसका रिसर्च दुश्मन, उसकी पूरी दुनिया दुश्मन। मैं तो ये जानता हूं। वैसे भाई के संदर्भ में होता है कि जिसका भाई दुश्मन उसकी पूरी दुनिया दुश्मन। भाई से कभी दुश्मनी मत करना, चाहे भाई हमें मार ले, पीट ले, या भाई कुछ भी कर ले, लेकिन भाई से कभी बैर नहीं रखना चाहिए। चलो आ जाओ साथियों, जो दूसरे नंबर की प्रश्नावली होती है वो मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली होती है। जब हमें किसी के बारे में कोई राय जान ली हो, ठीक है, जब हमें किसी के बारे में कोई राय का पता लगाना हो, जब हमें किसी प्रकार का बाजार सर्वेक्षण करना हो, जब हमें किसी प्रकार का बाजार सर्वेक्षण करना हो, या फिर किसी प्रकार के टीवी अथवा जो रेडियो कार्यक्रम है ना उनके प्रभाव का पता लगाना हो, या किसी विज्ञापन की क्या अनुकूलता है ना, या विज्ञापन का क्या प्रभाव पड़ा है, जब इस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर हम अनुसंधान करते हैं, प्रश्नावली बनाते हैं, तो उसे कहेंगे मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में चर्चा करते हैं। अब साथियों हमें नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव का पता लगाना है, ठीक है,
मोदी जी के प्रभाव या उनकी लोकप्रियता के बारे में पता लगाना है, तो इसमें तथ्यात्मक आंकड़े तो हम काम में ले ही नहीं सकते कि मोदी जी को आप कितना किलो पसंद करते हो, या मोदी जी को आप कितना लीटर पसंद करते हो, या मोदी जी को आप कितनी परसेंटेज में पसंद करते हो। भाई ये मत एवं मनोवृत्ति वाले हैं, या बाजार में कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपको कितना प्रतिशत अच्छा लगता है। अब कई बार हम कह देते हैं कि मुझे 50% अच्छा लगता है। पता है हमारे बोलने में ही त्रुटि है। जैसे कई बार कह देते हैं कि हिंदू धर्म है ना, जो मुझे 20% पसंद नहीं है, 80% पसंद है, या इस्लाम धर्म है, मुझे 80% पसंद है और 20% पसंद नहीं है। भाई ये तो सोचो, तुमने जो 80 और 20 का जो रेशियो निकाला है, कोई बेस है तुम्हारे पास, कोई टूल्स हैं तुम्हारे पास 80 और 20 के, कोई टेक्निक है तुम्हारे पास 80 और 20 की। वैसे 80 और 20, वो इंसान मुझे 40% अच्छा लगता है, 60% बातें उसकी मुझे अच्छी नहीं लगती। ये 40 और 60 का रेशियो निकाला है कोई टेक्निक? वैसे ही मन में आया, बावड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, किसी की राय जाननी हो, बाजार का सर्वेक्षण करना हो, टीवी या रेडियो का विज्ञापन इत्यादि के प्रभाव का पता लगाना हो, तो जब इस प्रकार के जब हम क्वेश्चन सेट करते हैं ना, तो उसे कहेंगे मत एवं मनोवृत्ति संबंधित प्रश्नावली। आ गए समझ में? क्योंकि विज्ञापन, अब जैसे वो बोरो प्लस का ऐड करती थी करीना कपूर, अब पता नहीं करती या नहीं करती। अब उसने ऐड किया तो उसके ऐड का कितना प्रभाव पड़ा, इसका पता लगाने के लिए जब हम रिसर्च करते हैं, वैसे क्वेश्चन रखते हैं ना, तो उन्हें कहेंगे मत एवं मनोवृत्ति संबंधित। जैसे अभी एग्जिट पोल, ये न्यूज वाले क्या करते हैं, चुनाव हुए नहीं, ठीक है, पता नहीं पार्टियों ने सीट भी घोषित नहीं करी, और पहले इसकी उतनी सीट आ रही है, इसकी उतनी सीट आ रही है। इनका जो सर्वे होता है ना, वो मत एवं मनोवृत्ति संबंधित ही होता है। ये प्रश्नों को उसी तरीके से सेट करते हैं। मेरे पास भी क्वेश्चन आता है, और ध्यान रखना, ये गोदी मीडिया दोगला मीडिया है, मैं तो हमेशा गलत रिप्लाई देता हूं। पहला प्रश्न ये आएगा कि इस बार आप किसको वोट देने जा रहे हैं, तो मैं जिसको वोट नहीं दूंगा ना, उसका बटन दबाऊंगा। फिर प्रश्न आएगा कि पिछली बार आपने किसको वोट दिया, तो मैंने जिसको वोट दिया उसके विपरीत जो जिसको वोट नहीं दिया उसका दबाऊंगा। क्योंकि इन लोगों का आधार नहीं है, इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए, बात यह है। ठीक है, तीसरे नंबर की होती है, उसे कहते हैं संरचित प्रश्नावली, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। तीसरे नंबर की जो प्रश्नावली होती है उसे कहेंगे हम संरचित प्रश्नावली, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। ध्यान रखना साथियों, ये जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर होती है ना, इसमें प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं। इसमें जो प्रश्न है ना, वो क्या होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं। और ना केवल प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं, बल्कि जो प्रश्नों का ऑर्डर है ना, प्रश्नों का जो क्रम है, क्रम भी साथियों क्या होता है, पूर्व निर्धारित होता है। एक अनुसंधानकर्ता अपनी मर्जी से या बाद में प्रश्न का निर्माण नहीं कर सकता। जैसे मान लेते हैं कि मुझे किसी के पास 50 प्रश्न भेजने हैं, तो मैं फोन करके ये नहीं कहूंगा कि भाई ऐसे कर, वो एक खाली पेज है लास्ट में, तू इस प्रश्न का भी आंसर दे देना। ऐसा नहीं है। अगर मैंने 50 प्रश्नों की लिस्ट भेजी है, तो साथियों जो 50 प्रश्न है ना, उन 50 प्रश्नों का आंसर ही देगा। मतलब कुल मिलाकर इसमें हम नए प्रश्नों का निर्माण नहीं कर सकते। ये होती है स्ट्रक्चर्ड। और संरचित साक्षात्कार का सबसे पहले उल्लेख किया था मिस्टर मर्टन ने, ठीक है ना, प्रश्न भी पूछा गया है। जिसके बाद में प्रश्नावली का जो अगला प्रकार होता है उसे कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, असंरचित प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली का जो अगला प्रकार होता है उसे हम क्या कहेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड। ध्यान रखना, ये जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली है ना, इसमें किसी भी प्रकार के प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाता। मतलब यूं मान लेते हैं कि इसमें प्रश्न होते ही नहीं। ठीक है, इसमें प्रश्न नहीं होते हैं, बल्कि इसमें विषय होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, प्रसंग होते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आप यूं समझ सकते हो, एक तरीके से एक खुनी प्रश्नावली होती है, कोई संरचना नहीं होती है।
अब संरचना वहां नहीं होगी जहां पर विचारों की अभिव्यक्ति होगी, ठीक है ना। जैसे कोई प्रसंग दे दिया, किसी घटना का जिक्र दे दिया और उस घटना के बारे में आपको रिव्यू देना है, आदमी के मन में आएगा वो रिव्यू देगा, ठीक है ना। जैसे हम किसी से फीडबैक लेना चाहते हैं, अब सामने वाले के ऊपर है, वो भर भर के अच्छा फीडबैक दे देता है, वो एवरेज फीडबैक दे देता है, आउटस्टैंडिंग दे देता है, गुड दे देता है, बेटर दे देता है। तो जब इस प्रकार के प्रश्न शामिल किए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अनसंरचित, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर दूं, तथ्यात्मक में आंकड़े इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद में मत एवं मनोवृत्ति, जिसमें किसी की राय जाननी हो, बाजार सर्वेक्षण करना हो, जो संरचित होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं, ना केवल प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं बल्कि उनका ऑर्डर भी निर्धारण होता है। और असंरचित प्रश्नावली में प्रश्न नहीं होते, केवल विषय एवं प्रसंग होते हैं। जिसके बाद में जो प्रश्नावली का पांचवा प्रकार है उसे कहेंगे बंद एवं सीमित प्रश्नावली, ठीक है। पांचवा जो प्रकार है उसे कहेंगे बंद एवं सीमित प्रश्नावली। तो ध्यान रखना साथियों, ये जो बंद एवं सीमित प्रश्नावली है ना, इसमें विकल्प हैं जो सीमित ही होते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली की ये खासियत होती है कि प्रश्न के जो ऑप्शन होते हैं, प्रश्न के जो विकल्प होते हैं, वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। मतलब एक उत्तरदाता होता है ना, इसमें उत्तरदाता अपनी मन की मर्जी से किसी विकल्प का चुनाव नहीं कर सकता। जैसे मान लेते हैं कोई भी प्रश्न कि इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। ये प्रश्न है और उसमें 4 ऑप्शन है। सबसे पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरे नंबर पर राहुल गांधी जी हैं, है ना, और तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या है, ममता बनर्जी हैं, और चौथे नंबर पर केजरीवाल साहब हैं, है ना? अब ध्यान रखना, ये जो बंद एवं सीमित प्रश्नावली में ऐसे ही प्रश्न होते हैं, इन चारों में से ही आपको आंसर देने होते हैं। आप चाहो तो नरेंद्र मोदी जी रख दो, गांधी जी रख दो, राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी रख दो और केजरीवाल जी रख दो। जब इस प्रकार के प्रश्नों की हम सूची बनाते हैं तो साथियों उसे क्या कहेंगे, बंद एवं सीमित प्रश्नावली। जिसके बाद में जो छठे नंबर की प्रश्नावली होती है उसे कहेंगे खुली एवं असीमित प्रश्नावली। उत्तरदाता खुलकर अपने विचार रख सकता है। अगली जो प्रश्नावली है उसे हम कहेंगे खुली एवं असीमित प्रश्नावली, है ना। ये साथियों खुली एवं असीमित प्रश्नावली में क्या होता है, जो रेस्पोंडेंट होता है ना, उत्तरदाता, वो खुलकर अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। जैसे मान लो प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपके क्या विचार है, ये प्रश्न जैसे पूछ लिया जाए तो वो खुलकर विचार रखेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी को अच्छी दृष्टि से देखता है तो अच्छे विचार रखेगा, अगर बुरी दृष्टि से देखता है तो बुरे विचार रखेंगे। मतलब कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि खुली एवं असीमित जो प्रश्नावली होती है उसमें कोई भी उत्तरदाता खुलकर अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। और इसके जो उत्तर है ना वो पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। उसमें तो उत्तर पूर्व निर्धारित थे, ध्यान रखना। इसमें जो आंसर थे ना, आंसर पहले से निर्धारित कर रखे थे, उन्हीं में से एक आंसर देना होता था। लेकिन इसमें ध्यान रखना, जो आंसर होते हैं ना, आंसर निर्धारित नहीं होते हैं, ठीक है। इस प्रकार की प्रश्नावली को क्या कहेंगे, खुली एवं असीमित प्रश्नावली। जिसके बाद में प्रश्नावली का जो अगला प्रकार होता है उसे हम चित्रमय प्रश्नावली के नाम से जानते हैं। 7वें नंबर की होती है, उसे कहेंगे चित्रमय, इमेज वाली, है ना। चित्रमय प्रश्नावली। अब आप ये कहोगे कि गुरुजी चित्रमय प्रश्नावली क्या होती है। चित्रमय प्रश्नावली, जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल वगैरह पे जाते हो तो वहां पर सिंपल सिंबल्स बने रहते हैं, ठीक है ना। वहां पे एक तरीके का सिंबल होता है कि आगे घुमावदार मोड़ है, दूसरा सिंबल लगा रहता है जैसे हॉर्न का सिंबल होता है और उसके कट मार रखा होता है। उसका मतलब है कि यहाँ पर आप हॉर्न नहीं बजा सकते, या तो अस्पताल है या स्कूल वगैरह है।
फिर कई जगह बाघ बाघ वाला एक सिंबल होता है। तो बाघ वाले सिंबल का मतलब है कि आप जंगल में हो और जंगली जानवरों की आवाज आई है रोड पर, तो आप अपना व्हीकल है उसको धीरे चलाइए। फिर जिसके बाद में गड्ढे हैं, मतलब रैंप बना रखे हैं या आगे पुलिया है, ठीक है ना, टर्न है, तो इस तरीके से आपको लेफ्ट घूमना है, आपको राइट घूमना है, आपको स्टॉप करना है। तो जब हम इस प्रकार के सिंबल वाली क्वेश्चनियर बनाएंगे तो साथियों उसे हम क्या कहेंगे, चित्र में प्रश्नावली। अब आप ये कहोगे कि ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि चित्र में प्रश्नावली बनानी पड़ रही है। कई ऐसे भाई बंधु होते हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ठीक है ना, जिनकी जो सुनने की क्षमता है ना, सुनने की क्षमता भी प्रभावित है, ठीक है, सुनने की क्षमता भी प्रभावित है और साथ में उनकी जो बोलने की क्षमता है ना, बोलने की क्षमता भी प्रभावित है। जब हम ऐसे लोगों को लेकर कोई रिसर्च कर रहे हैं, मान लेते हैं मैंने डिसेबल पर्सन, फिजिकल डिसेबल पर्सन का अध्ययन किया और मेरा जो अध्ययन है ना वो हियरिंग मतलब सुनने संबंधित है, जो सुन नहीं सकते। अब मुझे अध्ययन करना है, ये तो है कि मुझे अध्ययन करना है, तो साथियों फिर मैं क्या करूंगा कि उन लोगों को ये सारे के सारे इस तरीके के क्वेश्चंस बनाऊंगा, इमेज यानी चित्रों का प्रयोग करूंगा और वो लोग क्या करेंगे, उसको फिल करके भेज देंगे। इसे क्या कहेंगे हम, चित्र में क्वेश्चन लिया। जिसके बाद जो 8वें नंबर की होती है ना, हाँ 7 ही होती है, ठीक है। और तो वैसे तो मन में चाहो दुनिया भर की बना सकते हो। साथियों एक आपका जब हम क्वेश्चनियर बनाते हैं तो उसके साथ एक लेटर भेजते हैं जिसे हम शहगामी पत्र बोलते हैं, ठीक है ना। एक जो लेटर भेजते हैं उसे हम क्या करते हैं, शहगामी पत्र बोलते हैं। मतलब ये 2 लेटर होते हैं, दोनों ही है ना जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक तो शहगामी होता है, एक अनुगामी होता है। एक तो शहगामी पत्र और एक होता है अनुगामी पत्र। ये जो शहगामी पत्र होता है ना, एकम्पनियंग बोलते हैं इसको, एकम्पनियंग लेटर, और ये अनुगामी होता है, इसको बोलते हैं फॉलो अप लेटर। मतलब सहगामी पत्र एक तरीके से प्रार्थना पत्र होता है। क्या होता है, प्रार्थना पत्र। जब हम क्वेश्चनियर किसी को भेज रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में कहा कि मैंने उन 400 महिलाओं का चुनाव किया, 400 महिलाओं के पास मैंने क्वेश्चनियर भेजी, तो मैंने ये सहगामी पत्र भी उनको भेज दिया, निवेदन किया कि मैं एक अनुसंधान करता हूं, मेरा टॉपिक ये है, मैंने आपको उत्तरदाता के तौर पर चुना है और मुझे आपकी क्षमता पर और बौद्धिक लेवल पर पूरा भरोसा है और मैं पूरी तरीके से आशक्त हूं कि आप मेरी मदद करोगी या करोगे, और मैंने जो क्वेश्चनियर आपको भेजा है एक निश्चित समय में आप उसको भरकर वापस मुझे भेज दोगे। तो ये सहगामी पत्र एक प्रार्थना पत्र होता है, एक तरीके से आग्रह पत्र होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लगभग 15 दिन निकल जाने के बाद में या हमारी जो तय समय अवधि है ना वो निकल जाती है और मैडम का रिप्लाई नहीं आता है या किसी पुरुष का रिप्लाई नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको याद दिलाने के लिए वापस हम फॉलो अप लेटर भेजते हैं कि मैडम ऐसा है 15 दिन पहले, यहां पे भी आग्रह करेंगे। ये भी एक तरीके से ही प्रार्थना पत्र होगा, ठीक है। ये है तो प्रार्थना पत्र, लेकिन एक है ना जो प्रश्नावली के साथ में अटैच्ड होता है और ये बाद में स्पेशल भेजा जाता है। आग्रह करेंगे कि सर मैडम आपको इतने इतने दिन पहले हमने क्वेश्चनर भेजी थी, प्लीज आप उसको भेज दीजिए, समय है तो भेज दीजिए, मेरे अनुसंधान में उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो उस तरीके से हम उसे क्या कहेंगे, अनुगामी लेटर कहेंगे। और ध्यान रखना शहगामी और अनुगामी, पता है प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि प्रश्नावली के साथ जाने वाले लेटर को क्या कहेंगे, सहगामी या अनुगामी कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सहगामी कहेंगे। और अनुगामी है वो क्या काम आता है, वो याद दिलाने के काम आता है। अब हम क्या कर लेते हैं, जो प्रश्नावली के दोष है ना, प्रश्नावली के दोष यानी इसके जो डीमेरिट हैं, इसके दोषों पर हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके डीमेरिट कौन कौन से हैं, ठीक है। मतलब क्यों प्रश्नावली है वो कारगर साबित नहीं होती। पहली बात तो ध्यान रखना कि प्रश्नावली केवल साक्षर लोगों के लिए ही है। मतलब जब हमारे उत्तरदाता साक्षर होंगे ना तभी हम प्रश्नावली को काम में ले सकते हैं, निरक्षरों के लिए प्रश्नावली काम में नहीं आ सकती। और भाई ऐसा थोड़ी है कि आप किसी फील्ड का अध्ययन कर रहे हो, किसी समस्या का अध्ययन कर रहे हो
तो केवल साक्षरों का ही करोगे। जैसे आपने कामकाजी महिलाओं की स्वास्थ्य संबंध समस्या तो ले ली, अब कामकाजी महिला जरूर थोड़ी है साक्षरी हो, घर में हाउसवाइफ है, वो एक निरक्षर भी तो हो सकती है, तो उनके साथ भेदभाव काहे का? तो इसीलिए इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि ये केवल साक्षरों के लिए काम में आती है। जिसके बाद में अगला दोष यह है कि इसमें प्रति उत्तर की समस्या रहती है। इसमें जो प्रॉब्लम आती है ना, वो रेस्पॉन्स की समस्या आती है। जैसे हमने किसी को क्वेश्चनियर तो भेज दिया, लेकिन कोई काम धंधे में इतना बिजी हो गया कि उसने पलटकर उसको वापस भेजा ही नहीं भर के, तो कई बार हमें प्रति उत्तर रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता। उसी रेस्पॉन्स के लिए तो हम फॉलो अप लेटर भेजते हैं। तो ये भी क्या है, इसमें बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, अगला कि इसमें जो सूचनाएं होती है ना, वो अपूर्ण होती है। इसमें जो अगला इसकी में दिक्कतें हैं कि सूचनाएं हैं वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। अब वो इनकम्प्लीट इसलिए होती है कि जैसे मैंने कामकाजी महिलाओं के लिए क्वेश्चनियर भेज दिया किसी फीमेल्स के पास, बेचारी को समय नहीं है, उसने कहा कि यार, उसके हस्बैंड से कहा कि एक हमारे जानकार हैं, सर हैं, एक मिस्टर विवेक सर हैं, वो दिखते तो पागल से हैं, लेकिन मैं उनकी रेस्पेक्ट बहुत करती हूँ। तो सर ने बहुत उम्मीद लगाकर मेरे पास ये क्वेश्चनियर भेजी है, भर दो इसको। उसके हस्बैंड को बोले कि तू भर दे और फिर मैं भेज दूंगी। उनको क्या पता चलेगा कि मैंने, अब हस्बैंड ठहरा हस्बैंड, उसको क्या पता स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। ठीक है ना? उसका तो खुद का ही स्वास्थ्य खराब हुआ पड़ा है, वो फ्रेश होने के लिए पहले वो बीड़ी पी के जाता है। ये एक मैं देख रहा था, एक बहुत बड़े एक डॉक्टर थे, ललन टॉप पे आए थे, हमारे देश के बहुत जाने माने हार्ट के डॉक्टर। तो वो सौरभ द्विवेदी जी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी पत्रकार हैं। तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब, ये क्या भ्रांति है या भ्रांत तर्क है? कई लोग ऐसे कहते हैं ना, हम मॉर्निंग में फ्रेश होने तभी जाते हैं जब हम बीड़ी पियेंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई, बीड़ी में कोई बम बम तो होता नहीं है कि वो धुआं अंदर जाएगी बम फटेगा। ठीक है ना? तो ये क्या है, एक भ्रांत तर्क है। तो हस्बैंड जी वैसे भ्रांत तर्क से पीड़ित हैं, वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को क्या बताएंगे, है ना? तो इसीलिए घूम फिर कर आओ मुद्दे पे। इससे जो जानकारी मिलती है वो क्या मिलती है, अपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला ये है कि प्रतिनिधि पूर्ण जो निदर्शन होता है ना, वो संभव नहीं होता है। प्रतिनिधित्व पूर्ण निदर्शन, इससे क्या होता है कि प्रतिनिधित्व पूर्ण जो निदर्शन है ना, वो साथियों संभव नहीं हो पाता है। पता है, एक ऐसा रेस्पोंडेंट या ऐसा रिसर्च नहीं निकल कर आता जो पूरी तरीके से पूरे फील्ड को रिप्रेजेंट करता हो। अब जैसे मैंने क्या किया कि जयपुर शहर को 4 भागों में बांट लिया। सबसे ऊपरी ऊपर मैंने उत्तरी जयपुर, ठीक है ना, उसके बाद में दक्षिणी जयपुर, फिर जिसके बाद में पूर्वी जयपुर और जिसके बाद में पश्चिमी जयपुर। तो भाई, मैं ऐसे ही मुंह उठा के किसी के पास तो क्वेश्चनियर भेज ही नहीं सकता। मैं क्वेश्चनियर उन्हीं के पास भेजूंगा जिनको मैं जानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो उसको भरकर वापस भेज सकते हैं। अब मान लेते हैं कि मैं जिनको जानता हूं उनका मेरे टॉपिक से कोई मतलब ही नहीं है, मेरा रिसर्च एक रिप्रेजेंटेटिव कैसा हुआ? नहीं हो सकता ना रिप्रेजेंटेटिव। इसीलिए प्रतिनिधित्वपूर्ण जो अनुसंधान है वो साथियों क्वेश्चनियर में नहीं हो सकता। क्योंकि मान लेते हैं कि उत्तरी क्षेत्र है, उसमें मेरी बुआ रहती है, पूर्वी क्षेत्र है, उसमें मेरे मामा रहते हैं, दक्षिणी क्षेत्र है, उसमें मेरे मौसा रहते हैं, पश्चिम क्षेत्र है जिसमें मेरी बहन का ससुराल है। अब ये लोग क्या करें कि हालांकि मेरी बुआ प्रयास करेगी आसपास के 40-50 महिलाओं से उसको भरवा भी देगी, ऐसे ही मेरा मामा कर लेगा, ऐसे ही मेरा फूफा कर लेगा, ऐसे ही मेरी बहन कर लेगी, लेकिन वो 40-50 को इकट्ठा करेंगी, वो काम की है ही नहीं, वो जानकारी देने के लिए सक्षम ही नहीं है, तो वो किस काम की? इसीलिए यहां पर जो इससे अनुसंधान किया जाता है वो साथियों प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं हो सकता। अनुसूची प्रतिनिधित्वपूर्ण होती है क्योंकि स्वयं अनुसंधान करता अपने मन से सोच विचार और तार्किकता से क्या करता है, उत्तरदाताओं का चयन करता है। इसीलिए तो जो अनुसूची होती है ना, अनुसूची को बेस्ट बताया है क्वेश्चनियर से। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसके नुकसान हो गए। इसके जो इंपॉर्टेंस है ना, इसके महत्व हैं, महत्वों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, पहला महत्व तो यही है कि जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा विशाल होती है ना, तो उस जगह विशाल जनसंख्या या विशाल क्षेत्र में साथियों ये क्या होती है, कारगर होती है। ठीक है ना?
ये इसका सबसे अच्छा फायदा है। दूसरा ये है कि इससे निम्न व्यय होगा, खर्चा है वो इससे में कम लगेगा। तीसरा ये है कि ये है ना, इससे समय की भी क्या होगी, बचत होगी। अब समय की बचत इसलिए होगी ना कि फील्ड वगैरह में तो जाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लागत भी कम आती है, सुविधाजनक भी होती है। अगला यह है कि इसमें जो लागत है वो लागत भी कम आएगी। और 5वें नंबर की बात यह है कि ये क्या होती है, एक तरीके से सुविधाजनक होती है और ये स्वतंत्र सूचना इकट्ठा करती है। मतलब इसमें उत्तरदाता के ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं रहता। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस है। विशाल जनसंख्या के लिए, कम खर्चीली है, समय की बचत होती है, लागत कम आती है और ये क्या होती है, सुविधाजनक होती है। ये लो साहब, आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चनियर है वो पूरा का पूरा क्वेश्चनियर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास और कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखो, किसी चीज को पढ़ो ना, अब इसको किताबी लैंग्वेज में हम 100 पेजेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो रस निकल कर आता है ना, 2-3 पेज का वो रस निकल कर आता है, वो रस मैंने आपको बता दिया। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी अच्छे से मेहनत करें, गंभीर होकर मेहनत करें। ध्यान रखना, समाजशास्त्र में शब्द आता है लेकिन रिसर्च नहीं आता, कुछ नहीं आता। हायर एजुकेशन में किसी शिक्षक या उसके विद्यार्थियों की योग्यता का आकलन किया जाता है तो अनुसंधान की क्षमता के आधार पर किया जाता है। बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, इनकी पहचान है ना, इसलिए नहीं होती कि इनको परिवार, विवाह और नातेदारी के बारे में कितना आता है। इनकी पहचान होती है कि इन्होंने क्या, कितना अच्छा रिसर्च किया है, इनके स्टूडेंटों ने कितना अच्छा रिसर्च किया है, इनका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। इसीलिए हायर एजुकेशन में जाने के लिए अनुसंधान पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। बाकी अच्छे से मेहनत करें, मेरी शुभकामना है। माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।